Hello everyone, today I am going to walk you through my tech certified copy and I managed to score 52 marks in that subject. So let's see where I scored high marks and where I lost my marks so that you can also learn from my mistake and let's analyze my certified copy now. पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट अटेम्प्ट किया था। इसमें पूछा गया था कि कौन कौन से वो पर्सन है जिनको रिटर्न ऑफ लॉस भरना मैंडेटरी है। तो उन लोगों को रिटर्न ऑफ लॉस भरना मैंडेटरी है जिनको अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है। तो कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है? लॉस ऑफ मेंटेनिंग एंड ओनिंग ऑफ हॉर्स, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन ऑफ बिजनेस। तो जिनको ये वाला लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है उनको रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करना पड़ता है। और उसके सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ लॉस। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे लॉस को। मैंने बस इतना ही लिख के छोड़ दिया तो मुझे इसमें 4 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिले हैं। लेकिन सजेस्टेड आंसर में ये था, उन्होंने ये भी लिखा कि कौन से लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। तो इसमें यही जो 4 ऊपर लिखे हैं यही नीचे लिखने थे। एंड नेक्स्ट जो है 4th का ए, ये हमारा सेट ऑफ वाला क्वेश्चन था। तो 4th का ए ये सेट ऑफ वाला क्वेश्चन था। ये एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखा है, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। ये सेट ऑफ होगा लॉस फ्रॉम गेन फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही। फिर दे रखा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, इनकम, ये सब दे रखा था। ये जो लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी थी ये सेट ऑफ हो जाएगा हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी से। शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम फर्म 1,60,000। इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ ये हमारी डिडक्शन है, 80C की डिडक्शन। मेडिकल इंश्योरेंस है, ये 80D में डिडक्शन मिलेगी। इसकी मैक्सिमम डिडक्शन 25,000 होगी। ये 25,000 मैक्सिमम डिडक्शन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फ़ी को इंक्लूड करके है। तो ये टोटल 29,000 है, लेकिन हमें मैक्सिमम डिडक्शन 25,000 मिलेगी। उसके बाद ये था हमारा कैरी फॉरवर्ड लॉस है, ये पिछले ईयर का, मतलब बहुत पहले का है, ये कैरी फॉरवर्ड कर रखा है 1,20,000 और ये 8th ईयर है। तो ये जो बिज़नेस ऑफ टेक्सटाइल है इसका लॉस हम 8 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये 8th ईयर है, तो इसमें ये सेट ऑफ हो जाएगा हमारा लॉस इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल 1 लाख और ये है 1,20,000। तो इसका मतलब 20,000 जो है वो हमारा लैप्स हो जाएगा क्योंकि 8th ईयर है। लेकिन अगर ये 7th ईयर होता तो ये हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाता नेक्स्ट ईयर। ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन था ये हमारा शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफ़ॉल्ट रिजीम है, न्यू रिजीम से नहीं करना था ये क्वेश्चन। तो इसमें मैंने क्या गलती करी, शेयर ऑफ लॉस ऑफ फर्म था, इसको यहाँ पे माइनस कर दिया, इसको नहीं माइनस करना चाहिए था। इसमें मेरी यही गलती हुई है, तो इसीलिए मेरे कुछ मार्क्स कट गए थे इसमें। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का ए जो क्वेश्चन था ये स्लम सेल का क्वेश्चन था जिसमें हमें फेयर मार्केट वैल्यू दी गई थी। ये रहा वो क्वेश्चन, फेयर मार्केट वैल्यू दी गई थी। इसमें जो भी हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू लिखनी थी माइनस ये ट्रांसफ़र फीस हो जाती और ये माइनस करना था नेट वर्थ। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने गलती से यहाँ पे लोअर वाली वैल्यू लिख दी जो मेरा गलत हो गया और कैपिटल गेन भी इसीलिए गलत हो गया। मैंने जो वर्किंग नोट है इसमें मैंने नेटवर्थ निकाली है जिसका मुझे मार्क्स मिला है 2 के ए में मुझे 6 आउट ऑफ 3.5 मार्क्स मिले। तो असेट और लाइबिलिटीज़ को माइनस करके हमारा नेटवर्थ आ गया, उसी के मुझे 3.5 मार्क्स मिल गए। तो इसमें क्या था कि बैंक लोन में 2 लाख इंक्लूड था, पर्सनल पर्पज़ के लिए था, इसलिए हम उसको लेस कर देंगे। मशीन थी 50,000 की और 100% डिडक्शन हमने 35 AD में ले लिया था। तो अगर हमने 35 AD में 100% डिडक्शन ले लिया है तो इसमें हमें डेप्रिसिएशन नहीं ऐड करना, मतलब डेप्रिसिएशन नहीं निकालना होता। और अदर असेट में सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी 60,000 की। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू नील होती है तो इसीलिए हम इसको अदर असेट से लेस कर देंगे। अनसिक्योर्ड लोन में इंक्लूड है 1 लाख का पर्सनल एक्सपेंस, तो इसको भी हम लेस कर देंगे। तो इसका आंसर ऐसे होना था। नेक्स्ट है, इसमें मैंने वर्किंग नोट भी लिखे। वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे एग्जामिनर को अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि आपने क्या किया है और इसके मार्क्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट इज 2 का बी क्वेश्चन इज़ अबाउट TDS कि यहाँ पे TDS प्रोविज़न अप्लाई होंगे या नहीं। TDS प्रोविज़न हमेशा एक्सक्लूडिंग GST होता है, इसमें हमें क्वेश्चन में इंक्लूडिंग GST दिया था तो हमें इसमें एक्सक्लूड करना था। ये मैंने सबसे पहले यहाँ पे प्रोविज़न लिखा था, इन्होंने पता नहीं काट दिया और यहाँ से मेरा आंसर शुरू होता है। ये मैंने प्रोविज़न लिखा
कि ये होता है, और यहाँ पे मैंने क्या करा, इंक्लूडिंग जीएसटी कर दिया, इसीलिए मेरा ये आंसर गलत हो गया। सेकंड था रॉयल्टी पेमेंट। इसमें था कि रॉयल्टी पेमेंट फॉर यूज़ ऑफ कंप्यूटर बाय वेरियस क्लाइंट 2,50,000, तो इसमें पता नहीं मेरा गलत क्यों है। नेक्स्ट था फ़ी फॉर टेक्निकल सर्वे रिलेटेड टू बिजनेस से, तो ये 20,000 की थी और इसकी लिमिट हो रही है 30,000, तो इसीलिए कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट था कि टीचिंग आपने करी है सन को, तो ये पर्सनल एक्सपेंस हो गया, तो इसीलिए इसमें भी TDS नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1। क्वेश्चन नंबर 1 एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है, तो इसीलिए थोड़ा हार्ड भी होता है। तो ये मैंने सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया था क्योंकि मुझे पता था कि ये थोड़ा हार्ड होगा, ट्रिकी होगा। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट करे थे, मेरे सही गए और कुछ गलत गए, तो इसलिए इसमें मुझे बस 15 आउट ऑफ 7 मार्क्स ही मिले। तो इसीलिए आपको अगर नहीं आई तो आप पूरा छोड़ना मत क्वेश्चन, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है। आप अगर एक पॉइंट भी लिख रहे हो और वो सही है तो उसके मार्क्स भी आपको मिलेंगे। तो दिस इज़ माय इनकम टैक्स सर्टिफाइड कॉपी, जिसमें मुझे 35 आउट ऑफ 19.5 मार्क्स मिले हैं, और मेरे जो इसके OMR जो MCQ थे उसमें 10 मार्क्स मिले हैं। सो दिस इज़ माय GST आंसर शीट। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का B पार्ट अटेम्प्ट किया था। इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि शॉर्ट नोट लिखना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन अगर कोई भी रिटर्न में है तो इसका आंसर ये होना चाहिए था कि अगर आपका कोई भी एरर और ओमिशन आपका रिटर्न में है तो आप इसको उस पीरियड में रेक्टिफाई कर सकते हो जब आपने इसको नोटिस करा हो, एरर और ओमिशन को। तो ये मैंने कुछ गलत लिख दिया था, तो इसलिए मेरा पूरा ही गलत हो गया ये। नेक्स्ट था एक्सेप्शन बताना इसका। तो अगर किसी भी टैक्स अथॉरिटी ने हमारा एरर और ओमिशन डिटेक्ट किया है तो हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते फिर। और इसमें थर्ड पॉइंट में पूछा गया था टाइम लिमिट बताओ, तो मैंने टाइम लिमिट बता दी थी। तो इसमें मेरे को मार्क्स मिले हैं 5 में से 3 मार्क्स मिले हैं। एंड 7 का ए जो क्वेश्चन था ये रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन था, तो ये मैंने पूरा ठीक किया था। लास्ट में मैंने जाके इसमें कुछ मिस्टेक कर दी थी, तो इसीलिए मेरा 1.5 मार्क्स कट हो गया। तो इसमें मुझे 5 में से 3.5 मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का भी ये प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने सबसे पहले लीगल प्रोविजंस लिखे, उसके बाद मैंने लिखा कि इस केस में क्या दिया गया था, उसके बाद मैंने लिखा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो ये मेरा ठीक था। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट गलत कर दिया था, तो इसीलिए इसमें मेरा 0.5 मार्क्स कट हो गया, और इसमें मुझे 5 में से 4.5 मार्क्स मिले हैं। ये वाला जो इसका सेकंड पार्ट था ये बिल टू शिप टू मॉडल का था, तो इसमें 2 सेक्शंस लगते थे, सेक्शन 10 का 2 और 10(1). तो इसमें मैंने ऐसे करके दिखाया था कि इसमें सप्लायर ये था, रिसिपेंट ये था, और प्लेस ऑफ सप्लाई बताई थी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट था 6 का ए, ये मुझे आया नहीं था तो इसीलिए मैंने किया नहीं था। तो 6 का ए में आपसे पूछा गया था कि इसमें GST पेबल बताओ बाय न्यूटन अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। तो इसका आंसर लिखना था हमें। तो इसमें 2 अमाउंट दे रखी थी, 8,50,000 और 11,50,000। तो 8,50,000 ये 192 सैलरी जो है वो डायरेक्टर की कटी थी TDS में, तो ये हमारा रिवर्स चार्ज में आ जाएगा। और 11,50,000 हमारा रिवर्स चार्ज में आ जाएगा, और 8,50,000 ये जो सैलरी है, तो दीज आर नॉट अ सैलरी, दिस इज़ नीदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, क्योंकि ये हमारा शेड्यूल 3 से बाहर था। एंड नेक्स्ट था हमारा पेड रेंट टू इंडियन रेलवेज़। तो इंडियन रेलवेज़ जो होता है इस पर फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होता है, तो इस पर कुछ नहीं आएगा। पेड टू XYZ सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, हमने कौन सी सर्विस प्रोवाइड करी है, सिक्योरिटी सर्विस। तो सिक्योरिटी सर्विस अगर बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइड करती है तो इसमें हमारा नील रेट आएगा, मतलब नील आएगा, इसमें कुछ भी नहीं लगेगा रिवर्स चार्ज में। और पेड फी टू लोकल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तो इसमें ये जो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता अगर यहाँ पे 5,000 से अबव होता, तो यहाँ पे भी नील आ जाएगा, ये नॉट टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये लिखना था हमें इसमें, पर मेरे को आया नहीं था उस टाइम। और नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद मैंने किया था 5th का ए पार्ट, इसमें हमें आउटवर्ड सप्लाई बतानी थी।
तो इसमें मैंने इसमें रिमार्क नहीं लिखा था, इसीलिए मुझे इसमें मार्क्स नहीं मिले थे। जीएसटी में रिमार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले आपका अमाउंट और आपका आंसर सही हो, लेकिन अगर रिमार्क नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसमें मुझे बस 2 ही मार्क्स मिले हैं क्योंकि मेरा पूरा ही गलत था, क्योंकि मैंने ना ज़्यादा टाइम अपना इनकम टैक्स में लगा दिया था, तो जीएसटी के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था लिखने के लिए। मेरे को बस लास्ट 30-40 मिनट्स मिले थे जीएसटी करने को, तो इसीलिए मैंने आते हुए भी क्वेश्चंस छोड़ दिए थे। और उसके बाद मेरा इसमें एमसीक्यू में 8 मार्क्स आए थे। तो ये थी मेरी जीएसटी की आंसर शीट। हेयर आर टिप्स फ्रॉम माय साइड। पहला कि आपको सारे अच्छे से रेट्स याद होने चाहिए, स्लैब रेट, टैक्स रेट जो भी होते हैं वो डिडक्शन वाला अच्छे से। उसके बाद आपको प्रैक्टिस फुल कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेबल वाला क्वेश्चन करना है, क्योंकि उसमें 5 हेड होते हैं और उससे आपके जितने भी हेड्स के प्रोविजंस होते हैं वो भी रिवाइज हो जाते हैं। उसके बाद हमें जो क्वेश्चन है वो वाले करने चाहिए पहले जो आपको अच्छे से आते हों। अटेम्प्ट फुल क्वेश्चन बिकॉज आई गिव यू स्टेप वाइज मार्किंग। वर्किंग नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर जीएसटी की बात करूँ तो जीएसटी में आपको सारे प्रोविजंस अच्छे से आने चाहिए। अमेंडमेंट आप पढ़ के जाना, क्योंकि अमेंडमेंट से भी आईसीआई बहुत सारे क्वेश्चंस देती है, तो अमेंडमेंट भी बहुत ज़रूरी है पढ़ना। और उसके बाद मतलब इसमें आपको सेक्शंस भी कोट करने चाहिए, और अगर आपको लेकिन नहीं आ रहे सेक्शन तो प्लीज़ रॉन्ग सेक्शंस मत कोट करना। और इसमें जो आईटीसी वाला चैप्टर है, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर है, रजिस्ट्रेशन और वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर है, ये तो एग्जाम्स में आते ही आते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई जो है एक रिसेंटली एडेड चैप्टर है आईसीआई के सिलेबस में, मतलब पिछले 2-3 साल में ये ऐड हुआ है, तो ये तो हमेशा ही आता है। तो अगर आप ये 4-5 कर लोगे तो आप डिसेंट स्कोर कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आपको और चैप्टर नहीं करने, लेकिन इनको आपको अच्छे से करना है। तो दिस इज़ द टिप फ्रॉम माई साइड। होप यू लाइक इट एंड कमेंट if you have any doubt. Thank you.